नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि लोकतंत्र अपने आप में एक लोक प्रचलित नाम है, हर जगह सुनने को मिलता है और हमारे देश की शासन व्यवस्था भी एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी हर व्यक्ति को नहीं है। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप है, अलग अलग प्रकार के। हर देश में एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। देश ने अपनी परिस्थितियों विभिन्न देशों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार लोकतंत्र को अपनाया है। तो यहाँ अपन लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शब्द कहाँ से आया है, लोकतंत्र के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, लोकतंत्र के विविध रूप क्या है। अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतः शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं। राजतंत्र यानी जहाँ वंशानुगत शासक जो राजा होता है वो राजतंत्रीय व्यवस्था। कुलीन तंत्र जो धनिकों का शासन होता है। और लोकतंत्र यानी लोक मतलब प्रजा का तंत्र यानी व्यवस्था, लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था। भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। यानी अब तक के इतिहास में अपन देखते हैं तो प्राचीन इतिहास में ज़्यादातर शासन व्यवस्थाएं या तो राजतंत्रात्मक रही है या कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्थाएं रही है। लोकतंत्रीय व्यवस्था जो वर्तमान स्वरूप अपन देख रहे हैं, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाए, वो व्यवस्था प्राचीन काल में बहुत कम थी। किंतु एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाए जाने के 2 कारण देखने को मिलते हैं। एक तो शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से ही संबंधित होते हैं, यानी जनसाधारण की भावनाओं से वो परिचित नहीं होती क्योंकि जनसाधारण उनको निर्वाचित नहीं करती। और दूसरा, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है, यानी जनता उनको अपनी मर्जी से उनको न तो हटाती है न ही निर्वाचित करती है, इसलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसलिए उसका क्षेत्र एक वर्ग विशेष तक ही सीमित हो जाता है। इन 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इस प्रकार के परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र सामने आया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ और उसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्रीय शासन का यह द्वितीय रूप ही व्यावहारिक था और अधिकांश देशों में इस द्वितीय रूप यानी अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। लेकिन कालांतर में यह अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य यानी शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ है। तथा शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ राज्य के प्रकार के रूप में भी अध्ययन किया गया। अब लोकतंत्र के विभिन्न रूप। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेटिया शब्द से हुई है, दोनों से मिलकर हुई है, जिसका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहती है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही लिया जाता था और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है: लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। इसी प्रकार ब्राइस ने भी परिभाषा दी है: लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। सिल्ले ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। यानी कुल मिलाकर विभिन्न विद्वानों की परिभाषा यही कहती है कि उसमें जनता की साझेदारी हो, जनता का भाग हो, जनता के प्रति शासक उत्तरदायी हो। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए यद्यपि विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी परिभाषा के आधार पर लोकतंत्र
का सामान्य रूप से 3 विशेषताएं उभर कर सामने आती है। एक तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकतंत्रीय व्यवस्था, एक जनता के हितों का रक्षण करती है कि जनता के हित क्या है, उनके हितों के अनुकूल ही शासन चलाया जाता है। और तीसरा है ये लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी उनके प्रति जिम्मेदार होती है। और अगर वो जनता का सही ढंग से उत्तरदायित्व नहीं निभाती है तो अगले चुनाव में जनता उनकी परीक्षा में असफल करके दूसरे वर्ग को या दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता में बैठा देती है। तो उपयुक्त 3 विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जनसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है एवं सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उसकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है। अब राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यह अनुभव किया गया है कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसी बात को लक्ष्य रखते हुए रूसो ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि इंग्लैंड के लिए चुनाव के दिन में ही स्वतंत्र होता है। यानी यहाँ यह बताया गया है कि लोकतंत्र में भी एक निश्चित समय के लिए चुनाव होता है। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, तो कई बार ये होता है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद में प्रतिनिधि जनता का ध्यान नहीं रखते हैं, कम से कम 5 वर्ष तक तो वो कुलीन वर्ग या भ्रष्ट रूप से रहकर भी शासन कर सकते हैं। तो लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे वरन अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रखे और अंतिम रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्माण जनता द्वारा ही किया जाए। हरशाह के शब्दों में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं अपितु यह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने और अपदस्थ करने यानी उनको हटाने की भी विधि है। यानी उसके ऊपर कुछ न कुछ नियंत्रण होना जरूरी है, अन्यथा निर्वाचित शासक वर्ग भी एक तानाशाही या अधिनायक वर्ग के रूप में काम करने लग सकते हैं। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में यह भी देखने समानता की धारणा भर कर देने से व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं होती है। सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त न हो राजनीतिक समानता एक भ्रम है। यानी राजनीतिक समानता के लिए सबसे पहले सामाजिक समानता जरूरी है, तभी राजनीतिक समानता सही ढंग से कायम हो पाती है। तो जाति, रंग, लिंग, संपत्ति, धर्म के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। लोकतंत्र में तथा समान अधिकार और अवसर का उपयोग करती है। लोकतंत्रात्मक समाज के संबंध में प्रोफेसर बने प्रसाद ने कहा है कि यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य व्यक्ति के सुख का महत्व, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख या साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। वह आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र वर्तमान समय में अर्थ ने यानी धन ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है और साधारणतः मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और जब तक कि इस क्षेत्र में समानता की स्थापना यानी आर्थिक क्षेत्र में भी समानता की आवश्यकता, तभी सामाजिक और राजनीतिक समानता सही ढंग से कायम हो पाती है, अन्यथा सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। तो आर्थिक समानता का तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान संपत्ति वितरित कर दी जाए। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उनको समान अवसर मिलने चाहिए, समान रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ये उनको न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र, आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र, इस प्रकार लोकतंत्र के कई रूप है। तो अभी यहाँ पढ़ते हैं लोकतंत्र के भेद। एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष जिसको प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य जनता स्वयं अपना शासन चलाए, यानी वो अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित नहीं करती प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, बल्कि वो स्वयं ही एक समिति के माध्यम से शासन चलाती है। लेकिन आज के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। तो ज़्यादातर विश्व के देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र ही है। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। जब प्रभुत्ववान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासनाधिकारी नियुक्त कर उस पर नियंत्रण रखती है, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्य और भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन ही प्रचलित था। क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, तो इस प्रकार व्यवस्था नीति निर्धारण करना, कानून बनाना जनता स्वयं कर सकती थी। और वर्तमान काल में भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों
में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव है, वर्तमान समय के विशाल राष्ट्र राज्यों में संभव नहीं है। इसलिए उनका एक दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और वो जनता के प्रतिनिधि फिर शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो इसे प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे कि भारत में या अन्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, सब जगह वर्तमान में देखते हैं कि एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और वो प्रतिनिधि फिर देश पर एक निर्धारित समय तक शासन चलाते हैं और उसके बाद में वो समय पूरा होने के बाद में जनता के सामने उसको वापस आना पड़ता है कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, क्या स्थिति है। तो उस आधार पर अगर उन्होंने जनहित में कार्य किया है तो जनता वापस उसको निर्वाचित कर सकती है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का गठन होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ अपन आगे पढ़ेंगे संसदात्मक व्यवस्था क्या और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, यहाँ विधायिका के सदस्यों का निर्वाचन होने के बाद उनमें से विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, यानी प्रधानमंत्री। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में विधायिका का अलग निर्वाचन होता है और कार्यपालिका के प्रमुख का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अलग निर्वाचन होता है। तो आज अपन लोकतंत्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ पढ़ी। धन्यवाद।